मैंने खुद उसे अपनी इज्जत बर्बाद करवाने के लिए वॉशरूम में भेज दिया था। मेरी बीवी वॉशरूम में क्यों जाती थी और वो फोन पर किससे बात करती, ये वो सच था जिसे जानने के बाद शायद मैं सारी जिंदगी अपने आप से नजर भी नहीं मिला सकता। मेरी बीवी पूरे 1 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर निकली थी और ये 1 घंटा मुझ पर कयामत की तरह गुजरा था। मैं अजीब इस सख्ती की हालत में बैठा था कि जब नाजिर मेरे सामने आकर बैठ गए, उसके हाथ पांव लरव से रहे थे, चेहरा पूरी तरह जर्द पड़ चुका था। उसने कांपते हाथ मेरे आगे जोड़े और कहने लगे, मुझे माफ कर दे फरीद, मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको ये सच बता सकती। मैं तो खुद इस जिंदगी से तंग आ गई। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूं, लेकिन फिर मुझे अपनी बेवा माँ का ख्याल आता है, इसीलिए मैं अपनी जान भी नहीं ले सकती। मैं तो आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। देखिए, मेरी अम्मा ने खुद ही मेरा रिश्ता आपके साथ पक्का कर दिया और मुझे अपनी कसम देकर शादी के लिए मजबूर किया, इसीलिए मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो गई। मैंने सोचा था कि आप खुद ही मेरा रवैया देखकर मुझे छोड़ देंगे और इस तरह आपकी जिंदगी खराब नहीं होगी, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि आप भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और बहुत मजबूरी में आपने ये रिश्ता जोड़ा है। तो मैं पुरसुकून हो गई कि कम से कम मेरा ज़मीर तो मुझे मलामत नहीं करेगा ना। लेकिन अब मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी और आपके बगैर नहीं जीना चाहती, मगर इस आजाब से कैसे निकलो ये मैं नहीं जानती। आज मेरा सच आप जान ही गए हैं तो मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालिएगा। मैं मर जाऊंगी। मैंने सारी जिंदगी महरूमियों और तन्हाइयों में गुजारी है। मैं इस घर में आपके साथ बहुत खुश हूँ, बस मुझे नौकरानी की तरह ही सही लेकिन अपने घर में जगह दे दे। ये कहकर वो जारू कतार रोने लगी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इस जाल में कैसे फंसे थे, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात बता दी, जिसे सुनने के बाद मैं मजीद जमीन में गर्क होता चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी का असल जिम्मेदार तो मैं ही था। मेरी ही वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और वो मौत की ख्वाहिश करने लगी थी। उसने मुझे बताया कि उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वालिद के इंतकाल के बाद कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, तो उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए किसी ने उसे नौकरी नहीं दी। वो यहाँ वहाँ के धक्के खाने लगे, लेकिन कोई काम न मिल सका। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि जब भी उसे किसी जानने वाली ने ऑनलाइन काम के बारे में बताया, किसी वेबसाइट पर जाकर अपनी बायोडाटा देना था और फिर वो लोग उसकी काबिलियत वगैरह को देखते हुए उसे कोई ना कोई काम दे दिया करते जिसके जरिए से पैसा कमाना मुमकिन होता। वो कहने लगी कि मैंने कई जगह पर ऐसे इश्तेहार भी देख रखे थे, आए और मुफ्त में पैसा कमाए, ऑनलाइन काम के जरिए से घर बैठे पैसा कमाया जा सकता है। जब उसे ये बात पता चली तो बिना सोचे समझे उसने एक वेबसाइट को अपना पूरा बायोडाटा दे दिया और उन लोगों ने उसे काम देना शुरू कर दिया। 1 महीने के काम के बदले में उसे 10,000 रुपए मिले तो वो खुश हो गई, क्योंकि ये काम घर बैठे ही करना था और उसे अपनी इज्जत बहुत अजीज थी। लेकिन न जाने वो वेबसाइट किन लोगों की बनाई हुई थी कि उसमें एक तरह का हैकिंग सिस्टम था और नाजिश और उसके जानने वालों की सारी मालूमात उन लोगों तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि उसके मोबाइल में मौजूद उसकी तस्वीर और वीडियोस तक उन लोगों ने रसाई हासिल कर ली थी और फिर उन्हीं तस्वीर के जरिए वो नाजिश को ब्लैकमेल करने लगे। पहले तो नाजिश ने अपना नंबर बंद कर दिया, लेकिन फिर उसे बाकायदा घर के फोन नंबर पर धमकियां मिलने लगी और जब उसे उसकी माँ के नाम से डराया गया तो वो बहुत ही ज्यादा खौफ ज्यादा हो गई कि कहीं उसकी बेवा माँ को ये बात पता ना चल जाए। जब नाजिश ने उन लोगों से पूछा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, तो उन लोगों ने नाजिश को अपने लिए काम करने की ऑफर की और बदले में उसे हजारों रुपए देने का वादा भी किया। जो काम उन लोगों ने बताया था वो इंतहाई गैर इखलाकी था, इसलिए नाजिश मना करना चाहती थी, लेकिन वो लोग नाजिश को धमकी दे रहे थे कि उसकी तस्वीर और वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। वैसे तो नाजिश की कोई वीडियो नाजेबा नहीं थी, लेकिन और लोगों ने एडिटिंग के जरिए सब कुछ बदल कर नाजिश के होश उड़ा दिए थे। नाजिश खुद को बेहिजाब देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही थी, अगर दुनिया देखती तो न जाने उसका क्या हशर कर देती। वो मासूम सी यतीम लड़की थी जिसे अपनी माँ की इज्जत की परवाह थी, इसीलिए वो दरिंदों का शिकार बन गए। और जब भी वो लोग उसे फोन करते और उसे बेहिजाब होने को कहते तो उसे कैमरे के आगे आकर न सिर्फ खुद को बेहिजाब करना पड़ता, बल्कि उन लोगों को बताया हुआ हर वो काम करना पड़ता उसके लिए बहुत ही तकलीफ देने वाला था। वो लोग दिन में कई दफा उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते। ये एक तरीके का जिस्म फरोशी वाला काम था। जिस गैंग का वो शिकार हुई थी वो गैंग मर्दों से पैसे वसूल करता और बदले में उन्हें वीडियो कॉल के जरिए नाजिश और दूसरी लड़कियों तक रसाई देता और वो वीडियो कॉल पर ही अपनी हवस पूरी करते। नाजिश ने ये सब कुछ बहुत मजबूरी में किया,
वो बहुत बुरी तरह लोगों के जाल में फंसी थी। कम उम्र होने के साथ वो खूबसूरत भी थी और यही उसके बर्बाद होने की वजह बन गई। उसने आंखें बंद करके गैर लोगों पर भरोसा किया, अपना फोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर मालूमात वेबसाइट के फॉर्म पर फिल किए थे और यही बात उसके गले का फंदा भी बन गया। जब मैंने नाजिश के हाथ से फोन छीना तो दूसरी तरफ से जो आवाज मेरे कानों में पड़ी थी वो मेरे दोस्त कामरान की थी, जो नाजिश से वॉशरूम में जाकर वीडियो कॉल रिसीव करने का कह रहा था और उतनी ही बात मुझ पर सच खोल देने के लिए काफी थी, क्योंकि मैं भी उसी कारोबार का हिस्सेदार था। हम सारे दोस्त मिलकर यही तो काम करते थे। हम पढ़े लिखे दोस्त थे। हम सब ने बहुत से कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे थे और उसी का गलत इस्तेमाल करके हमने ऐसी वेबसाइट बना रखी थी जिस पर हम मजबूर लड़कियों का डाटा इकट्ठा करते और फिर उन्हें अपने जाल में ट्रैप करके उनका मोबाइल फोन का डाटा हैक कर लेते और उन्हें इस गंदे काम के लिए मजबूर करते। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन मेरी अपनी ही बीवी मेरा ही शिकार निकलेगी। जब ये सच मुझ पर खुला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं तो अपनी बीवी को वॉशरूम जाने से बिना रोक पाया, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस वक्त मैं उसे ये बात बता सकता कि मैं भी इस गुनाह में बराबर का शहीद हूँ। और ना ही मैं कामरान को ये बताना चाहता था कि नाजिश ही मेरी बीवी है। मेरे दोस्तों ने शादी पर मेरी बीवी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि अम्मा ने पूरा घूंघट डालकर नाजिश को रुखसत करवाया था। उसके बाद से मेरे दोस्तों का मेरे घर आना भी नहीं हुआ था। हम लोग बहुत कम एक दूसरे के घर आते जाते थे। हमारी मुलाकात एक छोटे से ऑफिस में ही हुआ करती थी, जहाँ से हम सारा सिस्टम चलाया करते थे। हर दोस्त के एक वक्त में 10 लड़कियों को मॉनिटर करता और मेरी बीवी शायद कामरान के हिस्से में आई थी, इसीलिए मुझे उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। हम रोजाना की तादाद में कई लड़कियों के सौदे करते। बाहर मुल्कों से मर्द हमें डॉलर में पैसे भेजा करते और बदले में हम उन्हें पाकिस्तानी लड़कियों से वीडियो कॉल पर अपनी अयाशी पूरी करने का मौका देते। हमारा कारोबार बहुत ही कामयाबी से चल रहा था। अब तक ना ही किसी ने हमारी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और ना ही हमारा सच खुलकर किसी के सामने आया था, क्योंकि हम बहुत ही मजबूर और बेसहारा लड़कियों को इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज अपनी ही बीवी को अपने गैंग का शिकार देखकर मेरी जान निकल गई। जब नाजिश ने मुझे सारा सच बताया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, आज के बाद तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। नाजिश ने हैरत से मुझे देखा। उसे लगा था कि सारा सच जानने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अब तो मैं उसे हरगिज भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी बर्बादी के पीछे मेरा ही तो हाथ था। नाजिश मेरे गले लग कर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला और फिर घर से निकल पड़ा। मैं दफ्तर पहुंचा और अपने सारे दोस्तों को बुलवा लिया। वो सब आए तो मैंने उनके सामने ऐलान किया कि अब मैं मजीद ये काम नहीं कर सकता। ये सुनना था कि मेरे सारे दोस्त उछल पड़े। वो कहने लगे, हम इतना कामयाब कारोबार कर रहे हैं, फिर तुम्हें क्या एतराज है? मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम दूसरों की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। ऐसा ना हो कि कल को यही सब घूम फिर कर हमारे सामने आ जाए और कोई हमारी बेटियों की इज्जत का सौदा करे। ये बात खुद पर रख कर सोचो तो तुम लोगों को इस बात की तकलीफ का एहसास होगा। मेरे सारे दोस्तों ने इनकार कर दिया कि वो जमा जमाया कारोबार नहीं छोड़ सकते। मैंने खुद अपने हाथों सारा सिस्टम डिलीट किया और उन लोगों से कहा कि अब तक जितनी लड़कियों को हम बर्बाद कर चुके हैं उसका गुनाह हमारे सर है। मैं मजीद और गुनाह अपने सर नहीं दे सकता। तुम लोग अगर यही कारोबार जारी रखना चाहते हो तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगा और फिर तुम लोगों के साथ खुद भी गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये गलत काम मजीद नहीं करने दूंगा। मेरे दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी कि मुझे अचानक क्या हो गया है। दरअसल नाजिश के आंसू ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी और खुद ब खुद मेरे दिल में उन तमाम लड़कियों के लिए ऐसे साथ जाग उठे थे जो अब तक हमारी हवस की भेड़ चढ़ गई थी। मैंने अपने दोस्तों से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और पुराना सारा डेटा खत्म कर दिया। उसमें नाजिश का डाटा भी खुद ब खुद खत्म हो गया। अब मेरा अपने दोस्तों से कोई वास्ता नहीं था। उसके बाद आगे वो जो कुछ भी करते उसका जिम्मेदार वो खुद होते। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा था। मुझे अब अपने लिए कोई नौकरी तलाश करना थी। मैं पढ़ा लिखा तो था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को गलत रास्ते पर इस्तेमाल किया। शॉर्टकट के जरिए ज्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश में गलत रास्ते पर चल पड़ा था। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने नाजिश को यकीन दिला दिया था कि अब उसे कोई फोन नहीं आएगा, ना ही कोई ब्लैकमेल करेगा। और फिर जब ऐसा ही हुआ तो वो पुरसुकून हो गया। लेकिन आज भी अक्सर वो पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो उसकी जान इतने बड़े अज़ाब से निकल आई, मगर मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे अपना घिनौना माजी बता सकूं और उसे ये बता सकूं कि जिस अजियत से वो गुजरी है कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे नाजिश को अपना सच बता देना चाहिए, क्या उसके आगे अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए? मुझे डर है कि कहीं वो मेरा सच जानने के बाद मुझसे नफरत न करने लगे, जबकि मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है और उसी मोहब्बत की वजह से ही मैंने गलत रास्ते से तौबा भी की। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि उसके आगे अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं, लेकिन फिर डर के मारे रुक जाता। मुझे आप लोगों का मशवरा चाहिए। क्या मैं अपनी बीवी को बता दूं कि मैं भी उस
गैंग में हिस्सेदार था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, या फिर खामोशी से अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ आबाद कर लो।